नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नारदा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल सरकार और कानून मंत्री को हलफनामा दाखिल करने की अनुमति के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट जाने को कहा। ममता को 28 जून तक आवेदन दाखिल करने का निर्देश। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने सागर राणा की मौत के मामले में आरोपी ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार सहित अन्य आरोपितों की न्यायिक हिरासत अवधि को 9 जुलाई तक बढ़ाया। सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर बनी फिल्म न्याय द जस्टिस की रिलीज के बारे में दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगी जानकारी। पिता की अर्जी पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी। स्टरलाइट गोलीबारी मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने 2018 एनएचआरसी की जांच रिपोर्ट तलब। क्रूर पुलिस कार्रवाई के बाद मुआवजे पर कोर्ट ने उठाए सवाल। कोर्ट ने कहा जांच सीलबंद लिफाफे में पेश की जा सकती है। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के कानून मंत्री का हलफनामा लेने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है। इसके लिए ममता को नए सिरे से कलकत्ता हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करने के निर्देश के साथ हाई कोर्ट से कहा कि वो इन अर्जियों पर फिर से विचार करे। इन अर्जियों पर विचार करने के बाद ही पूरे मामले में आगे की सुनवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता सोमवार 28 जून तक हाई कोर्ट में आवेदन देने का समय दिया। याचिकाकर्ता अर्जी की कॉपी एडवांस में 27 जून तक सीबीआई को देगा और सीबीआई चाहे तो 29 जून तक इस पर अपना जवाब दाखिल करे। सीबीआई भी अपने जवाब की कॉपी याचिकाकर्ता को 28 जून तक एडवांस में दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने नारदा घोटाला मामले में कोलकाता हाईकोर्ट के 9 जून के आदेश को शुक्रवार को रद्द कर दिया। साथ ही 28 जून तक हाईकोर्ट में आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक ने आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि वो अगली निर्धारित सुनवाई तिथि 29 जून को हलफनामों की स्वीकृति की मांग करने वाले आवेदनों पर फैसला करें। इस व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित 9 जून के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उसने नारदा घोटाले मामले में सीबीआई की स्थानांतरण याचिका में राज्य, मुख्यमंत्री और कानून मंत्री द्वारा दायर हलफनामों को रिकॉर्ड पर लेने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि वो मामले के गुण दोष में नहीं जा रही है और जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय देने के मुद्दे तक ही सीमित है। पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय के नियम एक पक्ष को जवाब दाखिल करने का अधिकार देते हैं। ये केवल शिष्टाचार के कारण था कि राज्य ने जवाब दाखिल करने की अनुमति मांगी। इस तरह की अनुमति मांगने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये एक अधिकार के रूप में है। सॉलिसिटर जनरल ने ये सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट पक्षकारों को कलकत्ता उच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष हलफनामा दाखिल करने की अनुमति के लिए अनुरोध करने के लिए कह सकता है। मामले में सीबीआई की स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार का हलफनामा रिकॉर्ड पर लेने से इनकार कर दिया था। मामला नारदा घोटाले में सीबीआई द्वारा तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं की गिरफ्तारी के दौरान मुख्यमंत्री और कानून मंत्री की भूमिका से जुड़ा हुआ है। जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ से ममता और घटक की अर्जियों पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है। सीबीआई ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि राज्य के सत्ताधारी दल के नेताओं ने सीबीआई को कानूनी कर्तव्य निर्वहन से रोका था। ब्यूरो रिपोर्ट। स्टरलाइट गोलीबारी मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने 2018 एनएचआरसी जांच रिपोर्ट तलब की। कोर्ट ने कहा कि ये चिंताजनक है कि पुलिस ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई और 3 साल तक किसी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या हम उन लोगों को मारकर उन पर पैसे फेंक सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारा काम हो गया? क्या यही वो समाज है जिसे हम बनाना चाहते हैं?
मद्रास उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को थूथुकुडी में 2018 की पुलिस गोलीबारी की घटना में जांच रिपोर्ट की एक प्रति भेजने का निर्देश दिया। ये उस घटना से संबंधित है जिसमें स्टरलाइट के तांबा गलाने वाले संयंत्र का विरोध करते हुए 16 लोगों की मौत हो गई थी। कोर्ट ने इस बात पर भी टिप्पणी की कि क्या संभावित क्रूरता और अत्यधिक पुलिस कार्रवाई की ऐसी घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा देना पर्याप्त है, जबकि किसी व्यक्ति को मौतों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि ये कुछ हद तक चिंताजनक है कि राज्य ने अपनी पुलिस के माध्यम से निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई और घटना के 3 साल बाद किसी पर भी मामला दर्ज नहीं किया गया। संवैधानिक सिद्धांतों से शासित एक नागरिक समाज के लिए ये शुभ संकेत नहीं हो सकता है कि हमें पीड़ितों के परिवारों पर केवल पैसा फेंकना है और संभावित क्रूरता और अत्यधिक पुलिस कार्रवाई की घटना को बंद करना है। तथ्य सामने आने से पहले अभी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आवश्यक है कि तथ्य सामने आए और उन्हें सार्वजनिक किया जाए। कोर्ट ने स्टरलाइट घटना पर एनएचआरसी द्वारा दर्ज मामले को फिर से खोलने के लिए एनजीओ पीपल्स वॉच के कार्यकारी निदेशक हेनरी टिफाकने द्वारा दायर एक याचिका में अंतरिम आदेश पारित किया। व्यक्तिगत रूप से पेश हुए एडवोकेट टिपकने ने अदालत को बताया कि एनएचआरसी ने अक्टूबर 2018 में मामले को बंद कर दिया था, लेकिन अपनी टीम द्वारा दायर रिपोर्ट का खुलासा करना बाकी था, जिसने साइट पर जाँच की थी। कोर्ट ने अब एनएचआरसी को नोटिस जारी किया है, उसे इस मामले में अपनी 2018 की स्पॉट जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। साथ में 4 सप्ताह के समय में एक जवाबी हलफनामे के माध्यम से इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर एनएचआरसी का मानना है कि मामला फिलहाल नाजुक है, तो जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल की जा सकती है। महाधिवक्ता आर शुनुमुग सुंदरम ने राज्य के अधिकारियों के लिए नोटिस लिया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण जगदीशन की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग ने हाल ही में 14 मई 2021 को एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के इस निवेदन को दर्ज किया कि ये रिपोर्ट भी राज्य द्वारा इसके लिए दबाव डालने के बाद ही दायर की गई थी और हो सकता है कि अन्यथा आगे न आ रही हो। ब्यूरो रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने कोविड-19 महामारी को देखते हुए कक्षा 12वीं की राज्य बोर्ड की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने यह भी कहा कि राज्य द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जो छात्रों के अंकों की गणना के लिए 10 दिनों में एक मूल्यांकन योजना तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि कक्षा 12 के छात्रों के परिणाम 31 जुलाई से पहले घोषित किए जाएंगे। दवे ने कहा, 10 दिनों में हमारे पास प्राप्त एक उच्च अधिकार समिति होगी जो मूल्यांकन योजना तैयार करेगी और 31 जुलाई से पहले परिणाम घोषित करेगी। अगर हमने परीक्षा आयोजित की होती तो परिणाम अगस्त में चले जाते। दवे ने आगे कहा, जब पूरा देश एक दिशा में है तो हमारे पास अलग रास्ते पर जाने का कोई कारण नहीं है। दवे परीक्षा रद्द करने के लिए आंध्र सरकार की प्रारंभिक अनिच्छा का जिक्र कर रहे थे, हालांकि अन्य सभी राज्यों ने ऐसा किया था। आंध्र सरकार के इस रुख की सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की थी, जिसने गुरुवार को कहा था कि ये आंध्र प्रदेश सरकार को राज्य कक्षा 12 की राज्य बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि ये आश्वस्त न हो जाए कि कोविड-19 महामारी के बीच 5 लाख छात्रों की परीक्षा बिना किसी मृत्यु के आयोजित की जा सकती है। शीर्ष अदालत विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के छात्रों की ओर से बाल अधिकार कार्यकर्ता अनुभा श्रीवास्तव सहाय और 7 अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीबीएसई और आईसीएसई के फैसले के अनुरूप सभी राज्य बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत को बताया कि देश भर के राज्य बोर्डों में कक्षा 12 में पढ़ने वाले 10 मिलियन से अधिक छात्र अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित हैं और क्योंकि संबंधित राज्य बोर्डों ने परीक्षा आयोजित करने या रद्द करने के निर्णय को स्थगित कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह की याचिका पर सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है, जिन्होंने एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है। सिंगल बेंच ने कथित तौर पर सुशांत के जीवन पर आधारित फिल्म पर रोक लगाने से इनकार किया था। दिल्ली हाईकोर्ट में सुशांत की जिंदगी पर आधारित फिल्म पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट यह जानना चाहा कि दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर कथित तौर पर आधारित न्याय द जस्टिस फिल्म पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार 11 जून को रिलीज हुई थी या नहीं। इससे पहले फिल्म के निर्देशक और अभिनेता के पिता ने इसके बारे में विरोधाभासी बयान दिए थे।
एकल न्यायाधीश ने राजपूत की जिंदगी पर कथित तौर पर आधारित फिल्म की रिलीज या फिल्मों में उनके नाम या उनसे मिलते जुलते किसी किरदार को दिखाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने इस फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अवकाशकालीन पीठ ने शुरुआत में सवाल किया कि क्या फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर पूर्व निर्धारित तारीख 11 जून को रिलीज किया गया। राजपूत के पिता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता ने कहा कि फिल्म को अभी रिलीज नहीं किया गया, लेकिन फिल्म निर्देशक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता चंदन लाल ने कहा कि उनकी जानकारी इसके विपरीत है। इस पर राजपूत के पिता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने सुझाव दिया कि मामले की अगली सुनवाई करने से पहले इस तथ्य की पुष्टि की जाए। पीठ ने कहा, पहले तथ्यों की पुष्टि हो, इसके लिए मामले को 25 जून के लिए सूचीबद्ध किया जाए। जयंत मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि दिक्कत केवल फिल्म की रिलीज को लेकर नहीं है, बल्कि एकल न्यायाधीश की पीठ द्वारा जिस तरह से आदेश पारित किया गया है उसे लेकर भी है। उन्होंने कहा कि फिल्म निजता के अधिकार और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन करेगी और हर गुजरते दिन के साथ ये अभिनेता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही है। एकल पीठ ने कहा कि उसे निर्माताओं एवं निर्देशकों की दलीलें स्वीकार्य लगती है कि जो कुछ हुआ, अगर उन घटनाओं की जानकारी पहले से सार्वजनिक है, ऐसी घटनाओं से प्रेरित फिल्मों पर कोई निजता के अधिकार का उल्लंघन की गुहार नहीं लगा सकता। कोर्ट ने निर्माताओं से कहा कि अगर भविष्य में किसी तरह के मुआवजे की मांग की जाती है तो ऐसी स्थिति के लिए वे फिल्म के राजस्व का पूर्ण लेखा जोखा संरक्षित रखें। कोर्ट ने इसके साथ ही याचिका को निपटारे के लिए संयुक्त रजिस्टर के समक्ष सूचीबद्ध कर दिया था। सिंह की याचिका के अनुसार आने वाले प्रस्तावित कुछ फिल्में न्याय द जस्टिस, सुसाइड और मर्डर, अ स्टार वॉज लॉस्ट, शशांक और एक अन्य अनाम फिल्म उनके बेटे की जिंदगी पर आधारित है। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली की एक अदालत ने यहां छत्रसाल स्टेडियम में एक युवा पहलवान की कथित हत्या के संबंध में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की न्यायिक हिरासत 9 जुलाई तक बढ़ा दी है। कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर शुक्रवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मयंक अग्रवाल के समक्ष पेश किया गया। वो हत्या, गैर इरादतन हत्या और अपहरण के आरोपों का सामना कर रहे हैं। आरोपी के वकील के अनुसार उन्हें मंडोली जेल से तिहाड़ की जेल में जेल संख्या 2 है, जिसमें उन्हें भेजा गया है। कुमार ने कथित संपत्ति विवाद को लेकर अपने साथियों के साथ मिलकर 4 मई और 5 मई की मध्यरात्रि को स्टेडियम में सागर धनखड़ और उनके 2 दोस्तों की पिटाई की थी। बाद में धनखड़ की चोटों के कारण मौत हो गई। पुलिस ने दावा किया कि सुशील कुमार हत्या का मुख्य आरोपी है और मास्टरमाइंड है, और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं जिसमें कुमार और उसके साथियों धनखड़ की पिटाई करते हुए उन्हें देखा जा सकता है। सुशील कुमार को 23 मई को उनके साथी अजय कुमार सहरावत के साथ पकड़ा गया। अभी तक वो 10 दिन और 23 दिनों की क्रमशः पुलिस और न्यायिक हिरासत में रह चुके हैं। घटना के संबंध में सुशील कुमार समेत कुल 10 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया। अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा 3 दिन की पुलिस हिरासत की मांग करने वाली याचिका को खारिज करने के बाद दोनों को 2 जून को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सुशील कुमार को रविवार पुलिस दिल्ली ने गिरफ्तार किया। उनके सहयोगी छत्रसाल स्टेडियम में एक शारीरिक शिक्षक अजय कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुंडका क्षेत्र से उनकी गिरफ्तारी की। दिल्ली पुलिस की आईपीसी की धारा 302 हत्या की सजा, 308 गैर इरादतन हत्या का प्रयास और 120 बी आर्म्स एक्ट की धारा 25, 54 और 59 के तहत एफआईआर दर्ज की। पटना उच्च न्यायालय ने एक निचली अदालत के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें दहेज हत्या के एक मामले में एक आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह और न्यायमूर्ति अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पाया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि मृतक के साथ दहेज के आधार पर कभी क्रूरता की गई थी। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा अभियुक्तों के खिलाफ की गई व्यापक टिप्पणियों पर भी आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया था कि ट्रायल कोर्ट का फैसला इस बात का एक अच्छा उदाहरण था कि कैसे फैसले नहीं लिखे जाएं। न्यायालय ने कहा कि एक न्यायाधीश को न्यायिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज के कामकाज के अपने स्वयं के कल्पित मानदंडों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उच्च
न्यायालय ने कहा ट्रायल कोर्ट को अपीलकर्ताओं के आचरण के संबंध में अपने फैसले के पैरा 42 में की गई व्यापक और अपमानजनक टिप्पणियों से बचना चाहिए था। अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में मृतक की हत्या के लिए आरोपी अपीलकर्ता के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था और दोष सिद्धि पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित थी, जो कथित अपराध को अंजाम देने की ओर इशारा नहीं करती थी। आरोपी के खिलाफ दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या का मामला दर्ज किया गया था। मृतक के पिता द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि अपीलकर्ता और उसके परिवार ने मृतक के साथ क्रूरता की थी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार को चारधाम यात्रा और धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में भीड़ जुटने की अनुमति देकर कोविड महामारी को फिर से आमंत्रित नहीं करना चाहिए। चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सरकार से कहा कि 1 जुलाई 2021 को चार धाम यात्रा शुरू करने के अपने फैसले की समीक्षा की। कोर्ट ने कहा शायद चारधाम यात्रा को स्थगित या रद्द करने की जरूरत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पहले ही अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा कि उन्हें बखूबी पता है कि यात्रा रद्द होने से चारधाम के निवासियों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालांकि उन्होंने आगे कहा लोगों के जीवन को बचाना अधिक महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि सरकार व्यापारियों और पर्यटन उद्योग के लाभ के लिए आर्थिक प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा करने के लिए स्वतंत्र है, जो चारधाम यात्रा तीर्थयात्रियों पर निर्भर करती है। कोर्ट ने लोगों की धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखने के लिए देश के लोगों के लाभ के लिए चारधाम तीर्थस्थलों की लाइव स्ट्रीमिंग का विचार भी रखा। अदालत ने कहा कि इस तरह की लाइव स्ट्रीमिंग भक्तों को देखने, देवता के प्रति श्रद्धा दिखाने और फिर लोगों की जान बचाने की अनुमति देगी। इसके साथ ही कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वो चारधाम यात्रा के उद्घाटन के संबंध में कैबिनेट के निर्णय यदि कोई हो के संबंध में 28 जून 2021 को न्यायालय को सूचित करे। महत्वपूर्ण रूप से न्यायालय ने राज्य सरकार को निम्नलिखित कारणों से चार धाम यात्रा शुरू करने के अपने निर्णय की समीक्षा करने का निर्देश दिया। सबसे पहले डेल्टा प्लस वेरिएंट का उदय, जो पहले ही से ही मध्य प्रदेश और अन्य दक्षिणी राज्यों को प्रभावित करना शुरू कर चुका है, जल्द ही उत्तराखंड सहित देश के अन्य हिस्सों में फैल जाएगा। तो इन तमाम खबरों के साथ कोर्ट्स राउंड अप में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.